समझना 1991 से पहले आपके जो राज्य नियंत्रित समाजवाद था, इसमें आपके क्या फंक्शनिंग थी सरकार की। सरकार का मानना ये था कि देश के जितने भी इकोनॉमिक रिसोर्स हैं या देश की जितनी भी आर्थिक गतिविधियां हैं, उन सारी की सारी गतिविधियों का आपके संचालन करेगी सरकार। और फिर जब सरकार इन गतिविधियों का संचालन करेगी तो इससे सरकार पे क्या आएंगे, रिसोर्स आएंगे, और बाद में इन रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन सरकार करेगी किसमें, पब्लिक में। ठीक है, समाजवाद के इसी मॉडल के साथ आपके भारत में शुरुआत होती है इंडस्ट्रियलाइजेशन की जवाहरलाल नेहरू के टाइम में। यानी कि भारत सरकार ने ज्यादा से ज्यादा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की स्थापना को जोड़ दिया। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी कि वे कंपनियां जिनकी मालिक भारत सरकार हो। ठीक, हर क्षेत्र में पीएसयू लेके आए है। अब यहां आपके हुआ क्या कि हर क्षेत्र में इन्होंने निवेश तो कर दिया, पीएसयू ले भी आए, लेकिन यहां जब कोई भी चीज गवर्नमेंट कंट्रोल में होगी, ठीक, तो फिर वहां एडमिनिस्ट्रेशन कौन करेगा, ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही करेगी ना एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक, यानी कि जो गवर्नमेंट की कंपनियां होंगे तो उनके सारे के सारे एम्प्लॉय कौन हो गए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ठीक, अब आप देखना कि आप लोग सरकारी नौकरी चाहते क्यों, जैसे चैन से घर पे बैठा जा सके, यही तो होता है ना सरकारी नौकरी का उद्देश्य। और क्या, अगर मेहनत करने की इच्छा हो तो फिर प्राइवेट सेक्टर में बहुत अपॉर्चुनिटी है। सरकारी नौकरी व्यवहार से आपके वो लोग देखते हैं जो कामचोर हैं लेकिन जॉब की स्टेबिलिटी चाहते हैं, इसीलिए लोग सरकारी नौकरी प्रेफर करते हैं कि जैसे 10 बजे का टाइम है, 12 बजे तक पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 5 बजे ऑफिस छूटने का होता है, 3:30 बजे आ जाएंगे लंच के बाद, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्राइवेट में नहीं चल पाता ना ये, तो इसमें इस वजह से आपके सरकारी नौकरी की डिमांड ज्यादा होती है। सरकारी नौकरी कई फायदे होते हैं, ऐसा नहीं कि सरकारी नौकरी से व्यक्ति बहुत अच्छी सिचुएशन में आ जाता है। ठीक, पहला फायदा दहेज की उचित राशि मिलती है, ये सरकारी नौकरी का पहला होता है। यानी व्यक्ति कैसा भी हो, अगर टैग सरकारी लगाए तो राशि उचित होगी, कन्या भी उचित ही होती है फिर उसमें। ठीक, समझ में आया। नेक्स्ट, तो अब इसके बाद में दूसरा आपके कि वर्किंग आवर्स अपने हिसाब से एडजस्ट हो जाते हैं, ये भी फायदा है। तीसरा आपके स्टेबिलिटी, काम करो मत करो सैलरी 1 तारीख को क्रेडिट होनी ही होनी है, डर भी कोई नहीं है आपके। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सीआर खराब कर देगा। ठीक, तो प्रमोशन ज्यादा नहीं मिलेंगे, नौकरी तो है ना सरकारी, उस नौकरी को कोई नहीं हटा रहा। तो अब यहाँ आपके होता क्या है कि जब इतनी ज्यादा आपके स्टेबिलिटी आ जाती है ना, तो स्वाभाविक सी बात है लोग आपके लेजी होना शुरू कर देते हैं। तो यही हुआ आपके पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का काम जब आपके सरकारी अधिकारियों को दे दिया गया, ठीक है, तो ये सरकारी अधिकारी आपके इतने एफिशिएंट नहीं थे इकोनॉमी को चलाने के लिए, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज के संचालन के लिए चाहिए एफिशिएंट लोग, जिनके अंदर ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज की क्षमता हो, जिनके अंदर आपके लेबर से काम निकलवाने की क्षमता हो। ठीक, अब यहाँ दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ जो लेबर आई या जितने भी एम्प्लॉइज आए वो सब गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन गए, काम करे ना करे सैलरी मिल रही है, और इसी कंसेप्ट पे पीएसयू चले जा रहे थे। ठीक है, चले जा रहे थे तो 10 साल चले, 20 साल चले, 30 साल चले, और 30 साल होते होते तक ये सारे पीएसयू घाटे में आ गए। यानी कि इनके सामने तो अपने एम्प्लॉइज को देने के लिए पैसे तक नहीं थे कि इनकी सैलरी भी हम कहां से दें। तो यहाँ जो स्टेट कंट्रोल्ड आपके जो ये इकोनॉमी थी, इस स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी से आपके समय के साथ हुआ क्या, अब यहाँ 2 घाटे हुए। सरकारी पीएसयू चले नहीं तो गवर्नमेंट के रिसोर्स यहाँ से भी नहीं आए, प्राइवेटाइजेशन को कभी बढ़ावा नहीं मिला तो प्राइवेट सेक्टर से जो टैक्स आना था वो भी नहीं आया, दोनों तरफ से रिसोर्स कम हो गए, एक्सपेंस बढ़ गया। क्यों, क्योंकि अब मजदूर भी आप सरकारी नौकर रखने लगे हो, पीएसयू में तो मजदूर भी सरकारी नौकर होगा ना, ये तो ये भी तो साइज बढ़ रहा है, एक्सपेंस हो गया ज्यादा, इनकम हो गई आपकी कम, रिसोर्स हर तरफ से इनके कट गए। तो इस वजह से आपके हुआ क्या कि सरकार आना शुरू हुई घाटे में, और 1991 के आते आते तक सरकार आपके इनके पास रिसोर्स इतने भी नहीं बचे थे भारत सरकार के पास कि ये अपने 15 दिन की इंपोर्ट की नीड को भी पूरा कर पाए। तब उस कंडीशन में ये भारत सरकार जाती है कहाँ, आईएमएफ, और आईएमएफ से लोन लेते हैं, और उसके तहत आईएमएफ इनको स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम की कंडीशन लगा के देता है, और उस प्रोग्राम के तहत भारत में शुरुआत एलपीजी की होती है। ठीक है, और इसी एलपीजी की प्रक्रिया को फॉलो करने के लिए भारत सरकार अपने सोशलिज्म के मॉडल को चेंज करती है, और जो आपके स्टेट कंट्रोल्ड आपके सोशलिज्म था उसे कन्वर्ट किया जाता है स्टेट स्पॉन्सर्ड सोशलिज्म में। अब स्टेट स्पॉन्सर्ड सोशलिज्म में अब आपके क्या होता है, स्टेट स्पॉन्सर्ड आपके जो ये सोशलिज्म है, ठीक, अब इसमें कहानी आपके ये होती है कि जो इकोनॉमिक रिसोर्स या इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, इनके ऊपर कंट्रोल, ओनरशिप, मैनेजमेंट होगा प्राइवेट सेक्टर का।
गवर्नमेंट का काम होगा सिर्फ रेगुलेशन करना और प्राइवेट सेक्टर को काम करने की फैसिलिटी देना। ठीक, प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर से ज्यादा बेहतर एफिशिएंट होता है, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज का संचालन गवर्नमेंट से ज्यादा बेहतर कर सकता है। और अगर ऐसा होता है तो आपके रिसोर्स किस पे आएंगे? प्राइवेट सेक्टर। अब प्राइवेट सेक्टर पे रिसोर्स आएंगे तो ये दो तरीके से आगे बढ़ेंगे। एक तो आपके जनता को जाएगा, एम्प्लॉयमेंट भी तो देंगे ना ये, सैलरी, और दूसरा जाएगा गवर्नमेंट को टैक्स, टैक्स भी तो जाएगा। ठीक, तो इधर क्या हुआ, जब लोगों का एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो उनकी भी गवर्नमेंट के ऊपर निर्भरता कम होगी। ठीक है, गवर्नमेंट के ऊपर निर्भरता किसकी है? जिसके पास जॉब नहीं है। ठीक, तो प्राइवेट जॉब भी अगर आप अच्छी कर रहे हो तो गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर थोड़ी ही हो। तो गवर्नमेंट के ऊपर इधर लोगों की निर्भरता कम होगी, लोगों की निर्भरता कम होगी तो गवर्नमेंट का खर्च कम होगा। ठीक, और इधर आपके रिसोर्स बढ़ेंगे गवर्नमेंट के पास, और इन रिसोर्स को गवर्नमेंट किस रूप में रिसोर्स आएंगे? टैक्स के रूप में आएंगे। ठीक, भारत सरकार में सबसे ज्यादा आपकी इनकम किससे होती है आज की डेट में? कॉर्पोरेट टैक्स, टैक्स नहीं कॉर्पोरेट टैक्स। तो कॉर्पोरेट टैक्स कब आया? जब प्राइवेट सेक्टर आपके ऊपर उठा। अगर ये प्राइवेट सेक्टर का डेवलपमेंट वही नहीं होता तो काय का कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक, और 1991 से पहले वही नहीं आता था जो सबसे बड़ा टैक्स है। और जब प्राइवेट सेक्टर ऊपर नहीं होगा तो फिर आपके जो सबसे सेकंड लार्जेस्ट टैक्स जीएसटी वो भी नहीं आता। ये भी तो टैक्स की बहुत बड़ी मात्रा आ रही है। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट आगे समझना, अब गवर्नमेंट के पास आएंगे रिसोर्स और गवर्नमेंट करेगी इस रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमने यहां देखा क्या कि जो स्टेट कंट्रोल्ड सोशलिज्म था उसमें गवर्नमेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज के संचालन में संलग्न थी, और जो स्टेट स्पॉन्सर्ड सोशलिज्म आया उसमें गवर्नमेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज का संचालन नहीं कर रही। गवर्नमेंट तो सिर्फ फैसिलिटेटर और रेगुलेटर का रोल प्ले कर रही है, संचालन करेगा प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर ज्यादा एफिशिएंट है आपके इकोनॉमिक एक्टिविटीज का संचालन करने में। ये आपके संचालन करेंगे, इससे इन पर रिसोर्स आएंगे और इन रिसोर्स को गवर्नमेंट करेगी डिस्ट्रीब्यूट। तो अगर हम सोशलिज्म की बात करें तो भारत सरकार का आपके जो लक्ष्य था सोशलिज्म का, वो कल भी था वो आज भी है, बस सोशलिज्म का मॉडल हमने चेंज कर दिया है। ठीक, तो ये है आपके सोशलिज्म यानी कि आपके समाजवाद। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब समाजवाद के बाद आपके अगला कंसेप्ट कौन सा आता है? सेक्युलरिज्म, धर्म निरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता। सेक्युलरिज्म को समझाएंगे हम नेक्स्ट क्लास में, आज की क्लास में इतना ही। ठीक है।